मैं मारुति नंदन आपका स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। बाबू आ जाइए, चलते हैं। आज दूसरा क्लास होगा, है ना। चलिए, चैप्टर 2 अम्ल भस्म, अम्ल भस्म तथा लवण, है ना। अम्ल भस्म तथा लवण, है ना। चलिए, गलबात बंद कीजिए। अब क्लास अब आइए, देखिए। अच्छा खासा पढ़ा दिए थे, है ना। आइए देखिए, पीएच मान। अगला टॉपिक है बाबू, अभी जो आने वाला टॉपिक है पीएच मान। पीएच मान कई एक बार पूछता है कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है ना। क्या होता है फुल फॉर्म? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन की क्षमता या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन की क्षमता, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब पीएच मान किसे कहते हैं भाई? तो देखिए, तो पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग, फार्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन एच प्लस कंसंट्रेशन। अब इसी से देखिए, हम ये फार्मूला होता है, इसी से हम पीएच मान बोल देंगे। इसी से हम पीएच मान का डिफिनीशन निकाल देंगे। देखिए, ये क्या है? तो ये सांद्रता है। ये जो देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से दिया है, ये सांद्रता। ये क्या है? सांद्रता, है ना। बिलियन की सांद्रता, सांद्रता इसको कहते हैं सांद्रता, है ना। बिलियन की सांद्रता, ठीक है। तो इसको कहते हैं सांद्रता, ये है ना। तो देखिए, हम इसी के डिफिनीशन बोलते हैं। लिखिएगा डिफिनीशन, है ना। देखिए, तो किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखिए, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान लिखे, है ना। एक फार्मूला होता है पीएच बराबर पूछ देगा तो क्या होगा? माइनस लॉग हाइड्रोजन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन और सांद्रता, है ना। तो लिखिएगा, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघुगणक के ऋणात्मक मान को उसका पीएच, उस बिलियन का पीएच मान बताता है। किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघुगणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। लिखे, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघुगणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। हो गया। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। चलिए, कि ये जो देख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर कोचिंग को बता रहा है, सांद्रता को बताता है। कोचिंग बताता है, सांद्रता को बताता है। और पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, जो पीएच मान होता है, एगो पीएच स्केल होता है ना। तो पीएच मान
पीएच मान का फॉर्मूला देखें। अब देखिए कि पीएच स्केल होता है, क्या होता है, आप इंच देखें ना, इंच स्केल है ना, उसी तरह का स्केल होता है ना, तो लिखेगा पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल देखिए वो क्या होता है, देखिए ये इस तरीके का होता है, इंच जैसा व्यवहार करता है, देखिए है नहीं, इंच जैसा व्यवहार करता है। यहाँ से VVI है बाबू, ये है ने, ये VVI है। देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 5 होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है बाबू। पीएच स्केल में कुल संख्या कितनी होती है, 14 तक होती है। कितना तक होती है बाबू, 14 तक ही होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 7 जो है, देखिए 7 से जो ई पट्टी रहेगा उसको बोलेंगे अम्ल, उसको क्या बोलेंगे, अम्ल या अम्लीय उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अम्लीय, है ना। इसका जो रंग होगा लाल होगा, इसका जैसे जैसे इधर आते जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर लिखना बंद कीजिए, ध्यान से एकदम पूरा बढ़िया तरीके से देखिए। यहाँ से VVI क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है ना। देखिए 7 से पहले तक, 7 से पहले, 7 नहीं करें, 7 से क्या करें, पहले, 7 से पहले 0 और 7 से पहले तक के बीच की कैसा होती है, अम्लीय होती है। और इसका जो रंग होगा कैसा होगा, लाल होगा, रेड होगा, कैसा होगा बाबू, लाल होगा, या लाल को ही तो रेड बोलते हैं ना। और देखिए 7 से इधर आएगा तो इधर अम्लीय हो गया, तो इधर क्षारीय होगा, इधर क्या होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा, बेस होगा, है ना, क्षारीय होगा या मतलब बेस होगा, एसिडिक होगा, है ना। अब देखिए इधर का रंग कैसा होगा, तो इधर का रंग नीला होगा, इधर का रंग कैसा होगा, नीला होगा। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे 7 से इधर आते जाएगा इधर, और 7 क्या होगा, तो जब जिसका पीएच मान 7 होगा, 7 पर होगा, सीधे एकदम 7 पर होगा, तो क्या होगा, वो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, मतलब कैसा होगा, उदासीन होगा, कैसा होगा, उदासीन होगा, वो ना अम्लीय होगा ना क्या होगा, क्षारीय होगा, कैसा होगा बाबू, उदासीन होगा, कैसा होगा। देखिए फिर से ध्यान, 0 से 7 के बीच क्या होता है बाबू, अम्लीय होता है ना, 0 और 7 के बीच क्या होता है, अम्लीय होता है। और रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है बाबू, कैसा होता है रंग, लाल होता है ना। 0 से 7 के बीच कैसा होगा, अम्लीय होगा, और रंग कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से जब इधर आएगा तो थोड़ा सा कम लाल होगा, यहाँ से फिर थोड़ा सा कम लाल, यहाँ पर सबसे कम होगा लाल, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर तो पूरा दम डिप लाल होगा, है ना। इधर क्या होगा, तो इधर का जो रंग होगा नीला होता जाएगा, तो यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर, इससे ज़्यादा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, 14 पर होगा। तो देखिए क्या बताए, 0 और 7 के बीच क्या होता है, अम्लीय, या 7 से नीचे क्या होगा, अम्लीय कह सकते हैं। 7 से नीचे क्या कह सकते हैं, अम्लीय, और 7 से ऊपर क्या सकते हैं, क्षारीय। 7 होगा तो क्या होगा उदासीन। जिसका मान आ गया, जिसका पीएच मान आ गया 7 आ गया, मतलब समझ जाएगा क्या है, उदासीन। और उदासीन आपका जल होता है, पानी आपका क्या होता है, उदासीन होता है, वो पानी का पीएच मान 7 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि
7 के नीचे क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से नीचे क्या होता है ना? अरे 7 से नीचे यही ना, 7 से नीचे क्या होगा? अम्लीय। पूछेगा 7 से ऊपर क्या होता है? क्षारीय। पूछेगा 7 से नीचे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पूछेगा 7 से ऊपर का रंग कैसा होता है? अब पूछेगा 7 का रंग कैसा होता है? उदासीन। कोई रंग ही नहीं होता है ना? कोई रंग ही नहीं होता। कैसा होता है? उदासीन होता है, कोई रंग नहीं है ना? पानी का कोई रंग है? तो जो बर्तन में जाएगा उसी बर्तन का आकार ले लेता है, पानी लेता है ना। तो पानी का कोई रंग नहीं होता है, तो पानी क्या होता है? उदासीन होता है। पूछेगा उदासीन का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? उदासीन का पीएच मान कितना आ रहा है ना? 7। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? पूछेगा एक स्केल में कितनी संख्या होती है? पीएच स्केल में कितनी संख्या होती है? 14 संख्या होती है। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए, है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सुनो, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी है नहीं? चलिए हो गया, मिटाते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए, अब क्या करता है, एग्जाम में कुछ पूछता है बाबू। क्या पूछता है? तो कुछ पदार्थ का पीएच मान पूछता है यहाँ है ना। पूछ देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। पूछ देगा नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये सब याद रखना पड़ेगा। ये सब याद नहीं रखिएगा, आपका नंबर यहाँ से कटेगा। VVI था, और जो अभी लिखाने वाले हैं ना, लिखेगा कुछ पदार्थ का पीएच मान। कुछ पदार्थ का पीएच मान है ना बाबू। लिखेगा पहला अमाशय रस। अमाशय रस। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है बाबू? अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है ना। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। अम्ल वर्षा दूसरा है। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो वर्षा होता है बाबू, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 5.6। तीसरा क्या है ना? तीसरा है आपको पीत रस। पीत, आपके शरीर में एक पीत पाया जाता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.5। 7.5 से 8.8 कर दीजिए। 8.8 होता है। अब आ जाइए आपका चौथा आ जाइए। चौथा क्या होता है? चूना जल। चूना मिला हुआ जल का पीएच मान कितना होता है? चूना जल। चूना जल इसका कितना होता है बाबू? तो इसका होता है 11 है ना। 5वां आ जाइए। जब एकदम याद रखना है बाबू, एकदम पूछता है ना। नींबू रस का आ जाइए। नींबू रस का होता है, नींबू रस है ना, उसका कितना होता है? तो इसका होता है आपका 2.5। तो कितना होता है? 2.5। इधर आ जाइए है ना, इधर ही चलते हैं अभी है ना। नींबू रस का हो गया 2.5। सिरका का हो गया बाबू। सिरका का हो गया। सिरका हो गया बाबू कितना? 4.3। सिरका का कितना हो गया? 4.3। 7वां है ना। चलिए 7वां
सातवां क्या है, टमाटर रस का क्या होता है पीएच मान बाबू, तो 4.1 क्या होता है 4.1। और कौन बच गया बाबू, और कोई बचा, चलिए अब बच गया 8वां। आ जाइए, 8वां क्या है, 8वां है आपका पसीना, है ना। 8वां है आपका पसीना का पीएच मान कितना होता है, आपका जो गर्मी के समय में पसीना चलता है उसका मान क्या होता है 5.6, है ना। आपका आ जाइए पेशाब का पीएच मान क्या होता है बाबू, पेशाब का पीएच मान क्या होता है, तो पेशाब का पीएच मान आपका लमसम, पेशाब का पीएच मान कितना होता है, पेशाब का पीएच मान देखिए पसीना का 4.6 होता है, 4.5 लेता है, 6 में 4.5 होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। पेशाब का पीएच मान कितना होता है 6 होता है नहीं। दूध का पीएच मान भी आई, दूध देखिए कई बार पूछा है, दूध का पीएच मान क्या होता है बाबू, तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है। आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है बाबू, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है नहीं। 8वां है नहीं, सब याद रखना है बाबू, चलिए सब याद रखना है, एकदम भी आई है नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। नुमा आंसू का पीएच मान कितना होता है बाबू, जो आपका एक आंसू गिरता है 1 करोड़ वाला, है ना। एक आंसू जो खतना के गिरता है, ढेकी लोग जब होता है तो एक आंसू का 1 करोड़ का रहता है ना। वो आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। कितना होता है बाबू 7.3 होता है, 7.3 होता है। देखिए ये आपको 9 गो है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बाबू, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका पीएच मान आप लोग ज़रूर याद रखिए, है ना। पहला लिखाए थे अमाशय रस, है ना। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है 1 होता है। 5.6 का अम्ल वर्ता का कितना होता है 5.6 होता है। पित्त का कितना होता है 7.5 से 8.8। चूना जल का कितना होता है बाबू 11। नींबू रस का कितना होता है 2.5। खीर का कितना होता है 4.3। तो टमाटर का कितना होता है 4.1। पेशाब का कितना होता है बाबू, है ना 4.5। पसीना का 4.5। पेशाब का कितना होता है बाबू 6। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.5। रक्त का 7.4। शुद्ध जल का, आप जो पानी पीते हैं शुद्ध जल पीते हैं ना, तो उसका कितना होता है 7 होता है। आंसू का, है ना, आंसू का कितना होता है 7.3, है ना। एक और लिख लीजिए समुद्र जल का पीएच मान, समुद्र जल का पीएच मान, समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है 8.5 होता है ना। 10 गो पुरा दिए, ये 10 गो एकदम याद रखिए। देखिए 10 गो पुराए हो, 7 गो तो हैं हो गया, 8 9 होगा ना, ये होगा 10, ये होगा 11, ये होगा 12, 13, 14 गो पुराए, है ना। चलिए 14 गो पुरा दिए। देखिए 14 गो एकदम याद रखिए, ये भी आई है ना। इसमें 14 गो में से आपको 2 गो एगो पूछ देगा, है ना। याद रखिए। देखिए अमाशय रस का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या अमाशय रस का 1 होता है जो पेट में पाया जाता है। अम्ल वर्षा जो आप पानी जो पड़ता है उसका क्या होता है 5.6 होता है। पित्त का जो आपके पेट में ही पाया जाता है 7.5 से 8.8 होता है। चूना जल का, है ना, जिसका उपयोग हम खैनी में भी करते हैं, खैनी खाने में, या आप पृथ्वी का अम्लीय मान बढ़ जाता है वहाँ भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो उसका 11 होता है। नींबू तो आप बराबर जब पेट खराब होता है तो नींबू पानी पीते हैं, तो नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। खीर का 4.3। टमाटर तो बराबर खाते हैं, उसका जो रस है कितना होता है 4.1।
पसीना का आप देखते हैं, पसीना जब चलता है तो कभी कभी मुंह में जाता है तो नमकीने लगता है कि नहीं लगता है। तो उसका कितना होता है 4.5 पेशाब है न। 6 दूध का, पौष्टिक आहार वाला दूध पीते हैं आप 6.5। रक्त जो आपका शरीर में रक्त है उसका कितना 7.4। शुद्ध जल का 7। आंसू का जो 1 आंसू गिरा 1 करोड़ का है न, कितना होता है 7.3। और समुद्र जल का कितना होता है 8.5 है न। VVI है, याद रखिएगा है न, VVI है एकदम है ना हो। चलिए हो जाएगा याद है न। चलिए अब चलते हैं, मिटाएं। चलिए आज चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, दैनिक जीवन में pH मान का महत्व। दैनिक जीवन में, माने दैनिक माने हमारे जीवन में, दैनिक माने क्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन में या दैनिक जीवन में pH मान का महत्व। दैनिक जीवन में pH मान का महत्व। पहला लिखिएगा बाबू, पहला महत्व लिखिएगा। पहला महत्व कहा है पाचन तंत्र में। पहला लिखिएगा पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में पहला महत्व लिखिएगा पाचन तंत्र में। देखिए आपके शरीर में क्या होता है, हम लोग के शरीर में क्या होता है, खाना खाते हैं, खाना पचाने का काम HCl करता है। क्या करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है न। ये हमारे भोजन को अम्लीय ये हमारे भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और इसका जो HCl जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसका pH मान कितना होता है 1। अमाशय रस का कितना pH मान होता है 1। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है 1। तो लिखिएगा यहाँ पर है न, लिखिएगा हमारे पेट में HCl अम्ल बनते हैं, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, HCl अम्ल बनते हैं जो भोजन पचाने में सहायक होता है, जो भोजन पचाने में सहायक होता है। हमारे शरीर में HCl अम्ल बनता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन पचाने में सहायक होता है। इसका pH मान कितना होता है 1 होता है। इसका pH मान कितना होता है 1 होता है। पहला पाचन तंत्र में हो गया। HCl कहाँ बनता है, हमारे शरीर के अंदर बनता है, ये भोजन पचाने का काम करता है। इसका pH मान कितना होता है 1 होता है। 1 से ज़्यादा बनेगा बाबू तो आपको दिक्कत होगा, 1 से कम बनेगा तो भी दिक्कत होगा, है ना। कम बनेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा बनेगा तो भी दिक्कत है। कितना बनना चाहिए, जिसका pH मान 1 होता है, ज़्यादा बनेगा तो भी दिक्कत है, कम बनता है तो भी दिक्कत है। आगे आएगा बायोलॉजी में, बायोलॉजी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे है न। ठीक है, ये हमारे पेट में बनता है, शरीर में बनता है। लिखे, इसका काम क्या है, भोजन को अम्लीय बनाता है। इसका pH मान कितना होता है 1 होता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा दांतों पर प्रभाव। दूसरा उपयोग है दांतों पर प्रभाव। दांतों पर प्रभाव, दांतों पर क्या प्रभाव देता है भाई, अम्ल दांतों पर क्या प्रभाव देता है। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेमचूस खाने का आदत है, चॉकलेट खाने का आदत है ना, चॉकलेट खाते हैं। और आजकल लड़की का तो फेमस है चॉकलेट, चौकी बार, कौन बार आता है, किस्मी बार, फलना बार है न। तो चॉकलेट खाता है, तो चॉकलेट तो खा लिया, और चॉकलेट खा लिया, पानी तानी तो पीता नहीं है, चॉकलेट खा लिया। चॉकलेट क्या होता है, कभी कभी दांत में सट जाता है, हटता है कि नहीं सटता है, दांत में सट जाता है।
अब वो दांत में सट गया, पता चले रात में चॉकलेट खा लिया तो रात में क्या किया, चॉकलेट खा के सो गया। अब मुंह हो जाता है बंद, हो जाता है ना मुंह बंद हो जाता है। मुंह बंद होने के साथ चॉकलेट जो है आपके मुंह से, आपके मुंह में जो लार होता है उसके साथ क्या करने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है। क्या करने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है। और अभिक्रिया करने के दरमियान वो आपके जो आपका जो मान लीजिए ये जो देखिए दांत है, ये दांत के ऊपर ये वो जाता है, सट जाता है। और यहाँ पर आपका जो मुंह होता है अम्लीय होता है ना। ये क्या करता है, दांत में सट जाने के कारण 3-4 घंटा तो सोइए जाते हैं ना रात में, 5 घंटा। अब ये 5 घंटा में क्या करता है, अभिक्रिया करने लगता है और इसको जो ऊपर का जो परत है इसको कमज़ोर कर देता है। इसको क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। और ये कमज़ोर हो जाने के कारण ये टूट जाता है। ये क्या होता है, इसमें कीड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कीड़ा हो जाता है। और ये कहाँ प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर गया तो कहते हैं हमको दांत में क्या हो गया, खोधर हो गया। क्या कहते हैं, दांत में वो क्या हो गया है, उसको कहते हैं दंत बलक क्षय करते हैं। उसको क्या कहते हैं, दंत बलक क्षय करते हैं। तो दांत में जो अभिक्रिया करता है ना, अभिक्रिया करने के कारण ये क्या होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर होते होते क्या हो जाता है, छेद हो जाता है ना, छेद हो जाता है। अब छेद तो हो गया, अब उसमें धीरे धीरे कीड़ा का क्या हो जाएगा, क्योंकि आप चावल खाइएगा, ठीक खाइएगा, सब उसमें प्रवेश करते जाता है और धीरे धीरे ये इसमें कीड़ा हो जाएगा। और अच्छा, ये जो छेद करता है ना उसी को क्या कहते हैं, दंत बलक क्षय। उसको क्या कहते हैं, दंत बलक क्षय। इसलिए कभी भी रात में मीठा चीज़ खा करके, कोई भी मीठा चीज़ खा करके पानी जरूर कीजिएगा, कुल्ली जरूर कीजिएगा, उससे आपका दंत बलक क्षय नहीं होगा। मीठा चीज़ खाइएगा तो ये अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के बाद आपका दंत बलक क्षय होना लाजमी है नहीं। तो लिखिएगा दांतों पर गौर, लिखिएगा जब हम मीठा भोजन करते हैं, जब हम मीठा भोजन करते हैं, जब हम मीठा भोजन करते हैं, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा अभिक्रिया कर, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया कर, बैक्टीरिया के द्वारा अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है, अम्ल बनाता है, अम्ल बनाता है, अम्ल बनाता है। इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। इससे मुंह का पीएच मान, इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। लिखे, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह का, इससे जब हम मीठा भोजन करते हैं तो इससे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है, अम्ल बनाता है। इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम कर देता है। इससे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम कर देता है, जिसके कारण दांत में जिसके कारण दांत के दंत बलक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसे दंत बलक क्षय कहते हैं। जिसके कारण दांत के दंत बलक है ना, दांत के दंत बलक क्षय होने लगते हैं, जिसे दंत बलक क्षय कहते हैं। क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं, जिसके कारण दांत के दंत बलक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसे दंत बलक कहते हैं। जिसके कारण दांत के दंत बलक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसे दंत बलक क्षय कहते हैं। कोई दिक्कत, जिसे दंत बलक क्षय कहते हैं। चलिए तीसरा लिखिएगा, तीसरा हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा तीसरा, थकान के समय, तीसरा लिखिएगा थकान के समय, थकान के समय, तीसरा लिखिएगा थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। थकान के समय, थकान के समय, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों, शरीर के थकान के समय शरीर के मांसपेशियों, शरीर के मांसपेशियों में
मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, अम्ल की उत्पत्ति लिखिए बाबू। देखिए शरीर के थकान के समय क्या होता है, मांस में क्या होता है, अम्ल की उत्पत्ति होने लगता है ना। जैसे देखिए आप क्या करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं हम निकल गए लंबा सफ़र में और 5 केजी हाथ में आप वज़न ले लेते हैं, 5 केजी, मात्र 5 केजी। तो क्या होता है, शुरुआत में तो आपको भारी नहीं लगता है, 5 केजी 2 केजी है ना, लेकिन आप एक लंबा सफ़र पैदल तय करने के बाद एक हाथ से क्या होता है, आप धीरे धीरे जब चलते हैं तो लगता है कि ये हाथ दुख गया है, लगता है ना हाथ दुख रहा है, नहीं दुख रहा है, इधर नहीं दुखता है, जहाँ पर तना हुआ है ना, जहाँ पर ऐसे करके तना रहता है झोला या बैग, वहीं पर दुखता है ना। या क्या करते हैं, बैग यहाँ पर ऐसे करके टांग लेते हैं, आप बहुत देर टांग लेते हैं, देखते हैं ये दोनों जगह दर्द करने लगता है ना। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। ऑक्सीजन कमी होने के कारण आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो वहाँ पर अच्छा से टूट नहीं पा रहा है, वहाँ का ग्लूकोज जो है अच्छा से टूट नहीं पा रहा है, और नहीं टूटने के कारण वहाँ पर क्या होता है, एक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, मांसपेशियाँ हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। मांसपेशियाँ क्या होता है, यहाँ की मांसपेशियाँ या यहाँ की मांसपेशियाँ हार्ड हो जाता है, देखते हैं, लगता है छूने तो लगता है हार्ड हो गया है, तो हार्ड हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ से ग्लूकोज तो है, लेकिन वहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, कमी हो गया। ऑक्सीजन कमी होने के कारण वहाँ ग्लूकोज अच्छा से टूट पा नहीं रहा है, और नहीं टूटने के कारण वहाँ का मांसपेशियाँ क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और हार्ड हो जाने के कारण वहाँ पर दर्द देने लगता है। काहे दर्द देता है बाबू, तो वहाँ एक अम्ल बनता है, वहाँ क्या बनता है, एक अम्ल बनता है जिसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल, है ना। इसे क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं, है ना। अब सोचिए थकान के समय कौन सा अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। यही चलते आपका शरीर क्या होता है, दुखता है। आपका शरीर जिस दिन नहीं देखते हैं, कहते यार थक गलियो, शरीर पूरा दम बाप रे बाप टूट रहा है शरीर, हमें थक के चूर हो गई, अब कोई हमारा काम नहीं होते, कहते हैं ना। तो वहाँ पर कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। ये आपका ऑब्जेक्टिव का VVI सवाल भी है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव का VVI सवाल भी है, तो लिखिएगा। शारीरिक परिश्रम करने से शरीर में एक लैक्टिक अम्ल बनता है। शारीरिक परिश्रम करने से शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण शारीरिक परिश्रम करने से शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। लिखिए, शारीरिक परिश्रम, कोई भी काम कर रहे हैं ना बाबू, कोई भी शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, है ना, तो शारीरिक परिश्रम करने से शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण शरीर में दर्द एवं कड़ापन ला देता है, जिसके कारण शरीर में दर्द एवं कड़ापन ला देता है, जिसके कारण शरीर में दर्द एवं खरापन ला देता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ना। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, शरीर में लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है, या हाँ कैसे बनता है, तो आप तो बता सकते हैं, है ना, कि कोई भी आदमी शारीरिक वर्क करता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज उच्च स्थान जहाँ पर दर्द देता है, जहाँ पर शरीर का मांसपेशियाँ हार्ड हो जाती है या कड़े हो जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज अच्छा से टूट, वहाँ पर जो दर्द देता है ना वो स्थान पर, वहाँ पर दर्द इसी कारण से दे रहा है बाबू, वहाँ का जो ऑक्सीजन ग्लूकोज अच्छा से टूट पा नहीं रहा, नहीं टूटने के कारण मान लिया जाए झोला लिए, तो झोला पर क्या होता है कि यहाँ पर तो दबाव पड़ रहा है ना, खिंचाव बल लगा हुआ है ना, मैग्नेटिक झोला को क्या कर रहा है, खींच रहा है, आप ऊपर खींच रहे हैं, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर क्या होता है, लगता है कि एकदम खिंचाल जा रहा है। देखते हैं हाथ एकदम लगता है कि चिन्हा पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता है चिन्हा,
आधा घंटा 15-20 मिनट चलने के बाद यहाँ पर क्या होने लगता है, चिन्ह पर आने लगता है। चिन्ह पर आता है तो लगता है थोड़ा सा पीला टाइप का हो जाता है, होता है पीला टाइप का हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमको मिल पा नहीं रहा, और नहीं मिलने के कारण यहाँ पर ग्लूकोज क्या हो रहा था, अच्छा टूट पा नहीं रहा है। अब नहीं टूटेगा अच्छा से तो यहाँ तो अब ऑक्सीजन जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो क्या होगा, शरीर में दर्द होगा, करापन आएगा। किसके कारण, अम्ल के कारण। कौन सा अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला लिखेगा, चौथा लिखेगा, चौथा लिखेगा बाबू अम्ल। अच्छा, अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बर्तन उर्तन जो देखते हैं काला हो जाता है बर्तन, तो अम्ल से बर्तन का जो काला नहीं होता है, फिर खाना बनाते हैं पीछे काला हो जाता है, या कोई धब्बा रंग लग गया है तो कैसे छूटेगा, अम्ल से उसको क्या करते हैं, अम्ल से उसको धो दीजिएगा, क्या हो जाएगा, धब्बा छूट जाएगा। लिखेगा, लिखेगा अम्ल का प्रयोग, अम्ल का प्रयोग बर्तनों से, अम्ल का प्रयोग बर्तनों से धब्बा छुड़ाने में किया जाता है। अम्ल का प्रयोग बर्तनों के धब्बा छुड़ाने में किया जाता है। पाँचवा लिखिएगा, अम्ल का प्रयोग, चौथा अम्ल का प्रयोग बर्तन के धब्बे को छुड़ाने में किया जाता है ना। लिखे, अम्ल का प्रयोग बर्तनों के धब्बे छुड़ाने में किया जाता है। पाँचवा लिखिएगा, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान है ना। देखिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो लमसम 7 के आसपास होना चाहिए। कितना के आसपास होना चाहिए, 7 के आसपास। तो क्या होता है कि मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, कभी कभी 7 से क्या हो जाता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ता बहुत कम है, 7 से है ना, 7 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। जब 7 से कम हो जाएगा ना, मिट्टी का पीएच मान कितना रहना चाहिए, लमसम 7 के आसपास रहना चाहिए, 7 उदासीन रहना चाहिए, लमसम है ना, 7 के आसपास रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, पैदावार आप खूब लेते हैं तो लेते लेते इसका पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसमें चूना को आप डाल दीजिए, चूना जल डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए, चूना जल डालिएगा तो फिर ये मिट्टी क्या होगा, पानी तो अंदर चला जाएगा, और चूना क्या होता है, क्षारीय होता है ना। चूना का पीएच मान अभी लिखा है कितना, 11 लमसम लिखाए हैं, लगता है ना, 11 लिखाए हैं। तो अभी देखिए ये क्या होता है, इसका पीएच मान 11 होता है। अब ये दोनों मिट्टी जो अच्छा से मिला दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, तो मिट्टी का पीएच मान कितना के आसपास आ जाएगा, 7 के आसपास आ जाएगा। तो फिर से पैदावार क्या हो जाएगा, अच्छा होगा, है ना। फिर से क्या हो जाएगा, पैदावार अच्छा होगा। कोई दिक्कत, अम्लीय बना देगा ना, मैंने उदासीन के लमसम ला देगा ना, है ना, उदासीन के लमसम ला देगा, मैंने पीएच अम्लीय होता है, लेकिन लमसम किसके लमसम आ जाएगा, 7 के लमसम आ जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो अम्लीय जब हो जाएगा तो मिट्टी उपज क्या होगी, अच्छा होगी, है ना। तो लिखिएगा, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, इससे इसकी उपज अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, इससे इसकी उपज अच्छी होती है। लिखे, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, इससे इसकी उपज अच्छी होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाती है, यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाती है तो इसकी उपज भी कम हो जाती है, तो इसकी उपज भी कम हो जाती है। तो इसकी उपज भी, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, तो इससे इसकी उपज अच्छी होती है। लिखे, इससे इसकी उपज अच्छी होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाती है, अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाती है तो इससे इसकी पैदावार भी कम हो जाती है, इससे इसकी पैदावार भी कम हो जाती है। इसके उपचार के लिए चूना को पानी में घोलकर मिट्टी में डाल देने से इसका पीएच मान 7 के आसपास आ जाता है, इससे इसकी उपज अच्छी हो जाती है। लिखे,
मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, इससे इसकी उपज अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाती है तो इसका पैदावार भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए है न, इसे ठीक करने के लिए या इसका उपचार करने के लिए चूना जल है न, चूना को पानी में घोलकर मिट्टी में डाल देने से, चूना को पानी में घोलकर मिट्टी में डाल देने से इसका पीएच मान लगभग 7 के आसपास आ जाता है। इससे इसकी उपज अच्छी हो जाती है। इससे इसकी उपज अच्छी हो जाती है। लिखे, इससे इसकी उपज अच्छी हो जाती है। हो गया, लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और बोलने क्या, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहना चाहिए, इससे उपज अच्छी होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाती है तो इसकी उपज भी कम हो जाती है। अगर इसका उपचार के लिए चूना को पानी में घोलकर मिट्टी में डाल देने से मिट्टी का पीएच मान लमसम 7 के आसपास आ जाता है। इससे इसकी उपज अच्छी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, अब देखिए एक पौधा होता है डॉग का पौधा, है न, छठा लिखिएगा, है न, छठा लिखिएगा। 5वां तक तो हो गया था ना, छठा लिखिएगा। एक देखिए एक डॉग का पौधा होता है। किसका पौधा होता है न, एक पौधा होता, एक देखिए एक पौधा होता है, सुनिएगा ध्यान से। एक होता है नेटल का पौधा, नेटल का पौधा, ध्यान से सुनिए। एक होता है नेटल का पौधा, एक होता है डॉग का पौधा, डॉग का पौधा। आप कई एक बार ऐसे कोई पौधा में सट जाते हैं तो खुजली बढ़ने लगता है। कई एक बार जंगल उंगल में जाइएगा कहीं, या कहीं बाग बगीचा जाइएगा तो देखिएगा कि कोई ऐसा पौधा में आप सट जाएगा ना तो आपको वहाँ खुजली बढ़ने लगता है। तो खुजली बढ़ता है मतलब किसका पौधा होगा, नेटल का पौधा होगा, है ना, नेटल का पौधा होगा। और नेटल के जस्ट उसी के पौधा के बगल में एक और पौधा होता है डॉग का पौधा, है ना, डॉग का पौधा होता है। कौन को पौधा कहते हैं, डॉग का पौधा उसको कहते हैं, है ना, डॉग का पौधा होता है। नेटल का पौधा से खुजली उत्पन्न होगा, और खुजली उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर डॉग का पौधा को क्या कीजिए, थोड़ा सा रगड़ दीजिए, आपका खुजली क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्योंकि ये क्या करता है, अम्लीय होता है ना। ये क्या करता है, आपके शरीर के अम्ल को क्या करता है, बढ़ा देता है या कमा देता है। उससे क्या होता है, खुजली उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग कीजिएगा तो खुजली क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा, नेटल का पौधा को टच करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। नेटल का पौधा को टच करने से चमड़े में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। नेटल के पौधा को टच करने से हमारे शरीर में, हमारे चमड़े में या हमारे शरीर में या हमारे त्वचा में बहुत ज़्यादा खुजली उत्पन्न होती है ना, खुजली उत्पन्न होती है। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करते हैं, है ना। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करते हैं। हो गया, इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए डॉग का पौधा का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा बाबू, लवण, है ना। अगला हेडिंग डालिएगा लवण। देखिए, है ना, अगला हेडिंग डालेगा लवण, लवण, साल्ट, है ना। चलिए, लवण को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, SALT, है ना। लवण को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो लवण किसे कहते हैं बाबू, देखिए आप अभी आए हैं पढ़ के, उदासीनीकरण अभिक्रिया आए हैं पढ़ के, हैं। देखिए अम्ल है,
उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कम से कम 5-6 बार पढ़ा चुके हैं, 5 से 6 बार आ चुका है। पहला चैप्टर में भी आया, दूसरा चैप्टर में तो धजिया उरल है अभी, है ना बाबू। देखिए अम्ल है और ये भस्म है, ये क्या है, भस्म है। ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाता था और क्या बनाता था, जल बनाता था। तो यही लवण है, यही लवण हमको भी पढ़ना है बाबू, यही लवण पढ़ना है। तो देखिए जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्ल लवण का निर्माण करता है। अब पढ़ना है लवण, तो हमको जल बोले या ना बोले तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, डायरेक्ट इसी पर काम करते हैं। तो लिखिएगा, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है ना। देखिए तो ये अम्ल है, ये कई एक बार अभिक्रिया आ चुका है। यह Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बना, तो बना NaCl बना बाबू। यही तो नमक है, इसी को लवण बोलते हैं, इसी को नमक बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं देहाती भाषा में, नमक कहते हैं। और क्या बनेगा, थोड़ा सा जल भी बनेगा। क्या बनेगा, थोड़ा सा जल भी बनेगा। यह अभिक्रिया कई एक बार आया कि नहीं आया है, यह अभिक्रिया कई एक बार आ चुका है कि नहीं आया है ना। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ हम जल का निर्माण नहीं लिखाएं, क्या लिखाएं, लवण का निर्माण करते हैं। आपका एग्जाम्पल ये रहा है ना। अब लिखिएगा लवण के प्रकार, हेडिंग डालिएगा लवण के प्रकार, लिखिएगा ये 3 प्रकार के लवण होते हैं। लिखिएगा लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय लवण, पहला अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। दूसरा भास्मिक लवण, दूसरा भास्मिक लवण, भास्मिक लवण है ना, दूसरा भास्मिक लवण। और तीसरा उदासीन लवण है ना, उदासीन लवण है ना, उदासीन लवण। लिखे भास्मिक लवण, या इसको कहते हैं सामान्य लवण भी, या इसको सामान्य लवण भी कहते हैं, सामान्य लवण। देखिए अम्लीय लवण कैसे बनता है, अम्लीय लवण बनता कैसे, देखिए अब हम पहला हेडिंग डालेगा अम्लीय लवण। आप लोग डालिए, देखिए अम्लीय लवण क्या है बाबू। तो देखिए तो क्या है अम्लीय लवण, जब ये परवल अम्ल पढ़ाए ना, परवल अम्ल क्या करता है, दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है। जब ये परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। क्या बनता है बाबू, अम्लीय लवण बनता है। ध्यान दीजिए, लिखिएगा डेफिनेशन साथ साथ है ना। देखिए जब कोई परवल अम्ल है ना, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण का निर्माण करता है। हो गया। देखिए जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ, जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण का निर्माण करता है ना। जैसे देखिए ये है परवल अम्ल, ये है दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, अम्लीय लवण बनाया है ना। ये हो गया अम्लीय लवण और ये हो गया जल है ना। जब कोई पूछता है क्वेश्चन, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जब कोई परवल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण का क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरा हेडिंग डालेगा, एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं है ना। दूसरा हेडिंग डालिएगा, देखिए तो अब क्या है, भास्मिक लवण।
तो भास्मिक लवण क्या है बाबू? देखिए भास्मिक लवण में क्या होगा, तो भास्मिक लवण में क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। अम्ल कैसा होना चाहिए? भास्मिक मजबूत होना चाहिए। भास्मिक कैसा होना चाहिए? मजबूत, है ना। तो अम्ल क्या होगा? दुर्बल। तो लिखिएगा दुर्बल अम्ल है बाबू। और परबल क्या है? भस्म रहेगा, परबल भस्म रहेगा। कैसा बनेगा? भास्मिक लवण बनेगा। कैसा बनेगा? भास्मिक लवण बनेगा। तो लिखिएगा डेफिनेशन, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ, जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। लिखे? हो गया? जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, लिखे? जब कोई दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए अब हेडिंग डालेगा उदासीन लवण। तीसरा उदासीन लवण, है नहीं? तीसरा डालिएगा उदासीन लवण। उदासीन लवण कैसे होगा बाबू? या तो रहेगा, देखिए, प्रबल या दुर्बल, प्रबल या दुर्बल क्या रहे? अम्ल रहे। या तो प्रबल अम्ल रहे या तो दुर्बल अम्ल रहे, और या तो प्रबल या दुर्बल भस्म रहे तो कैसा लवण बनेगा? सामान्य लवण बनेगा। या इसी को कहते हैं क्या? या कैसा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा, है ना बाबू? देखिए जब प्रबल अम्ल या प्रबल भस्म तो कैसा बनेगा? सामान्य लवण। या दुर्बल अम्ल या दुर्बल भस्म तो कैसा बनेगा? सामान्य लवण। तो लिखेगा जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल, 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 जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसी प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण या उदासीन लवण का निर्माण करता है। तो लवण का निर्माण करता है नहीं? जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म, जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल के साथ, जब कोई प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल किसी प्रबल भस्म या दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण का निर्माण करते हैं, है ना? या एक डिफिनेशन और लिखिए, या एक डिफिनेशन और लिखिए, ऐसा लवण जो ना अम्लीय हो ना भास्मिक हो, ऐसा लवण जो ना अम्लीय हो ना भास्मिक हो उसे सामान्य लवण कहते हैं। वो ऐसा लवण जो ना अम्लीय हो ना भास्मिक हो उसे सामान्य लवण कहते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं। हो गया? चलिए आगे देखिए, लवण के प्रकार आप पढ़ लिए, है न? अब थोड़ा सा छोटी मोटी बातें बची है न? छोटी मोटी बातें बची है। कौन सी बची है बाबू? तो लवण का उपयोग बचा हुआ है न? लवण का उपयोग बचा हुआ है, बाकी लमसम ख़त्म हो चुका है न?
वैसा लवण जो ना अम्लीय हो ना भास्मिक हो, उस लवण को क्या कहते हैं? उदासीन लवण कहते हैं, है ना। उस लवण को क्या कहते हैं? उदासीन लवण कहते हैं। ये देखिए, ये अम्ल प्रहादीय, भस्म प्रहादीय, लवण भी प्रहादीय, लवण का उपयोग बचा हुआ है ना। लवण का उपयोग केवल बचा हुआ है ना। क्या इसमें कोई दिक्कत सब में और कन्फ्यूजन? कुछ नहीं बाबू, एकदम ईजी है। देखिए ना, लवण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लवण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और उदासीन लवण या समान लवण। अम्लीय लवण, प्रबल अम्ल किसी दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण का निर्माण करता है। भास्मिक लवण, जब कोई दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक लवण का निर्माण करता है। और ये कैसा होना चाहिए? या तो दोनों मजबूत रहे, या तो अम्ल भी मजबूत रहे और भस्म भी मजबूत रहे, या तो अम्ल कमज़ोर रहे तो भस्म भी क्या रहे? कमज़ोर रहे। तो कैसा लवण बनेगा? समान लवण बनेगा। और या ना तो ये अम्लीय हो ना तो ये क्या हो? भास्मिक हो, तो क्या कहलाएगा? उदासीन लवण कहलाएगा, लवण कहलाएगा, समान लवण कहलाएगा। इसमें और कोई दिक्कत? देखिए, आपका केवल एक पाठ बचा हुआ है, लवण का उपयोग। क्या बचा हुआ है? लवण का उपयोग बचा हुआ है, जो आगे पढ़ाएंगे, है ना। क्या तुमको कन्फ्यूजन? चलिए ठीक है बाबू, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।